नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। फायदे के फंड का ये खास शो एक बार फिर हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेरीज को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड की दुनिया से आपको थोड़ा सा और बेहतर रूबरू कराने की कोशिश करते हैं और आपके पोर्टफोलियोज पर, आपके म्यूचुअल फंड के अलोकेशन पर किस तरीके से मार्केट की सिचुएशन का असर पड़ता है और अब आपको आखिर अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना चाहिए, ये सब कुछ इस शो में हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ हर हफ्ते बेहतरीन और खास मेहमान होते हैं जिनके पास इस फील्ड की काफी नॉलेज होती है, और ऐसे ही एक मेहमान आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज जो जुड़े हैं वो है बेहद खास मेहमान, आईटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ जितेंद्र पाल सिंह जी। सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिस्तर पे। थैंक यू हैविंग ऑन द शो। शुक्रिया, सबका अभिनंदन करता हूँ। जी। सर, शुरुआत हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पे आने से पहले थोड़ा मार्केट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट के सिचुएशन का असर भी पोर्टफोलियोज पर पड़ता ही है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इस समय मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल नजर आ रही है, नर्वस है। करंट लेवल्स अगर देखे जाए तो काफी उतार चढ़ाव भरा दौर चल रहा है इस समय शेयर बाजार में। और अब आपसे ये जानना चाहेंगे, आउटलुक कैसा है, बाजार को किस तरीके से फंड मैनेजर्स देख रहे हैं इस समय। जी। मैं आउटलुक पे आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। जी। क्योंकि आपने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया, कहा कि नर्वस है। एक्चुअली देखा जाए तो होता क्या ना कि जब बाजार बढ़ जाता है तो उसके बाद लोगों को लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए था, निवेश करना चाहिए था। क्योंकि 22-23 हजार जब बाजार बीच में गया था, ये मैं फरवरी के आसपास की बात कर रहा हूँ, तब भी हम्म। लोग नर्वस थे। तब ये सोच रहे थे कि शायद 22-23 हजार, ऊपर से 26 हजार से नीचे थोड़ी सी थोड़ी सी करेक्शन आई थी, तो 22-23 हजार हो गया, तो लोग सोच रहे थे और गिर जाएगा नीचे। तो हम्म। देखिए, उस हिसाब से अगर आप मेरे से पूछो, जिस एंगल से जिस जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ, मेरे को तो 22-23 से 25 हजार एक उछाल दिख रहा है कि अपसाइड हुआ है। बट एट द सेम टाइम बाजार तो डायनेमिक है, हरदम फॉरवर्ड लुकिंग, वो है तो भविष्य काल में देखेगा। ये भूतकाल तो खाली या तो आप पछताएंगे कि इन्वेस्ट निवेश क्यों नहीं किया, या आप उसको एंजॉय करेंगे कि मैंने निवेश कर दिया। तो आपने सही कहा कि यहां से क्या लग रहा है। देखिए, अनसर्टेनिटी हो सकती है क्योंकि कुछ इवेंट्स हमारे, जैसे जियोपॉलिटिकल जो चल रहे हैं, कुछ चीज जैसे जो ट्रेड टैरिफ्स को लेके चल रही हैं, एंड एट द सेम टाइम अब बाजार बड़ा भी है, तो नेचुरल है कि थोड़ी वैल्यूएशन भी बड़ी है रिलेटिवली, कि 22-23 में सस्ता दिख रहा था, और मतलब जो जितनी उसकी वैल्यूएशन थी उससे थोड़ी सी वैल्यूएशन ऊपर गई है। लेकिन अच्छी बातें क्या है, पॉजिटिव बातें यह है कि क्या बाजार ऐसे ही बड़ा है। नहीं, हमको नहीं लग रहा। हमको लग रहा फंडामेंटली कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे कि मैक्रो स्ट्रांग हुए हैं। अगर किसी को 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कहीं पे लग रहा था कि कुछ चीजें वीक हो रही हैं, तो उससे बहुत बेहतर हुई हैं। आरबीआई ने 1% तक का रेट कट दे दिया है, क्योंकि क्रेट ऑफटेक के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज है। ग्लोबल कंपनी होने के लिए हम बहुत ही अच्छी चीज है। कैपेक्स किसने लगाना है तो उनको ब्याज दरें कम मिलेगी, किसी को घर खरीदना है तो नेचुरली कंजम्पशन एंड कैपेक्स दोनों तरफ से बहुत पॉजिटिव है। तो मैं तो कहूंगा सिर्फ देखने का नजरिया है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आस्ते आस्ते फ्यूचर के लिए थोड़ी ठीक लग रही हैं भविष्य काल में। ये सब जो मैंने बातें बोली उसको लेके, तो दोनों नजरिए हो सकते हैं कि बाजार बड़ा है क्योंकि कुछ बातें अच्छी ठीक लग रही हैं, पॉजिटिव लग रही है, या बाजार महंगा हो गया है क्योंकि उसको महंगा होना चाहिए क्योंकि चीजें ठीक है। सो मैं, अनटिल अनलेस देयर इज अ सम डिसलोकेशन, जैसे कि हमने जियो पॉलिटिक्स की बात की, कोई इवेंट जो हम नहीं एंटिसिपेट कर सकते, अगर ऐसी कोई बात हो जो कोई एंटिसिपेट करना बड़ा मुश्किल है, तो अलग बात है। वरना हम बहुत कंसर्न नहीं है, ये एक पार्ट एंड पार्सल है मार्केट का। तो मतलब अभी तो जो नर्वसनेस है वो सिर्फ यही है ना कि 25,500 से 25,200 के आसपास आई है, तो 1-1.5% में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बट हाँ, हमको हमको आउटलुक पर नजर रखनी चाहिए, जो हमको लग रहा है कि इतनी मीनिंगफुली कुछ खराब नहीं है, ठीक लग रहा जी। सर, एक और कंसर्न इस समय चल रहा है, वो ट्रेड डील से रिलेटेड है। इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है, डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स पिछले कुछ समय में हम देख चुके हैं, और यहाँ पर कंफ्यूजन भी कई बार क्रिएट होती नजर आई कि ट्रेड डील होगी या नहीं होगी। बट अल्टीमेटली यूएस प्रेसिडेंट ने ये बात कह दी है कि ट्रेड डील इंडिया के साथ बहुत ही क्लोज है। हालांकि वो बहुत टाइम से ये कह रहे हैं कि बहुत क्लोज डील होने वाली है।
क्या आप नियर बाय फ्यूचर में देख रहे हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाएगी अब जल्दी से? और अगर ऐसा होता है या नहीं भी होता है, तो किस सिचुएशन में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा? इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पर असर नजर आएगा क्या, या ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है सब कुछ, हम मान के चल रहे हैं? इस सिचुएशन के हिसाब से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न के अंदर कहते हैं ना कि हर चीज के अंदर अगर आप डेटा देखोगे तो आपको ज्यादा डिटेल्स में, तो आपको ज्यादा कंफर्ट मिलेगा या ज्यादा समझ आएगी। तो हम्म। देखिए, डेटा यह है कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है करीबन 4 सवा 4 ट्रिलियन की हो गई है, $1 ट्रिलियन की हो गई है। और जो यूएसए के साथ हमारी जो रिलेशन, जो अपनी हमारी ट्रेड है, वो करीबन हमारी इकोनॉमी की 2% है। तो इसलिए हम्म। अगर आप मेरे से पूछोगे 2% बहुत भारी पड़ेगा, हमको नहीं लगता है, फर्स्ट ऑफ हम्म। ऑल। एंड रेदर मैं तो इस बात पे हम थोड़े हम थोड़े पॉजिटिव हैं कि भूतकाल में इतने डिकेड्स, इतने सालों से जो जो फिक्स चीजें थी वो हम्म। वैसे ही चल रही थी। अगर अगर ये ट्रेड डील्स वर्ल्ड में नहीं होती तो डिसरप्शन नहीं होती, तो उसके अंदर अगर हिंदुस्तान अपनी कुछ पोजीशन बना ले, तो ट्रेड डील ठीक से हम बैठ के कुछ फेवरेबल हो जाए हमारे लिए, तो हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, ये चीज बल्कि पॉजिटिव हो सकती है। अगर आपने गवर्नमेंट का नजरिया देखा है तो कह रहे हैं 80 85 90 बिलियन डॉलर के जो आज हम यूएसए का ट्रेड करते हैं, वो 500 बिलियन चाहते हैं एक हम्म। समय के अंदर। तो मैं कहता हूं कि डायरेक्शन के ऊपर ध्यान देना है कि वो 300 हो 500 हो, वो समय बताएगा। लेकिन लेकिन ये आज जिस वक्त आप मेरे से बात कर रहे हैं, आज सुबह ही मैंने सोशल मीडिया न्यूज़पेपर में पढ़ा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि वी आर वेरी नियर टू द इंडिया ट्रेड उसका। तो दूसरी बात, अगर थोड़े प्रतिशत परसेंटेज टैरिफ 19 20 भी हो गया, वो कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि हम हमारे कंपटीशन के अगेंस्ट हम बेहतर हैं कि नहीं। तो हम्म। इस वक्त तो मैं पॉजिटिव रहूंगा कंदर, कि क्योंकि कई कई कंट्रीज के आंकड़े आ चुके हैं, हम्म। तो मैं तो पॉजिटिव रहूंगा। लेकिन जो आपने एंड में प्रश्न किया बाजार के ऊपर, हमको नहीं लगता कि मेजरली कुछ बहुत नेगेटिव है, क्योंकि जब 2% के ऊपर हमारी ट्रेड आज है ही नहीं, तो हमको ओवरली कंसर्न नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत खराब ना हो, क्योंकि वो 80 90 बिलियन भी इंपॉर्टेंट है। हम्म। मैं उम्मीद रखूंगा कि ये बढ़ेगी। और जो हम्म। गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार चाहती है कि वो 500 बिलियन डॉलर का आंकड़ा इन फ्यूचर अचीव करें, तो हम उस पर जरा ध्यान देंगे। ये चाइना +1 वाली कन्वर्सेशन है जो इतने सालों से मतलब इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है। तो एंड अगर आप, मैं एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूँ, एप्पल ने अपनी प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा दी। क्या आप 3 4 साल पहले जब पीएलआई की हम बात करते थे, कोई भी सोचता था कि हम 15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इतनी जल्दी कर देंगे एप्पल प्रोडक्ट्स? एंड अब हम बात कर रहे हैं कि 20 बिलियन 30 बिलियन कितनी जल्दी हो सकता है। हम्म। सैमसंग यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो सो सो मैं तो पॉजिटिव हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब थोड़ी डिस्ट्रप्शन होती है, स्टेटस को चैलेंज होता है, यानी कि जो चीजें बंधी हुई हैं, अगर उसको कोई चैलेंजर नहीं होगा, तो फिर भविष्य काल में फिर कुछ कुछ तब्दीली भी नहीं आएगी। क्या उस तब्दीली में हिंदुस्तान अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर सकता है? मेरा मानना है कि हाँ, कर पाएगा। जी। सर, एक कंसर्न और यहाँ पर दिख रहा है इस समय, बाजार के लिए ही होगा, और उसके बाद हम पोर्टफोलियोज पर भी देखेंगे कि क्या असर किस तरीके से कैसे पड़ रहा है बाजार का। एफआईआईज एक बड़ा कंसर्न है इस समय, हेविली सेलिंग चल रही है यहाँ पर। जुलाई में तो भारी बिकवाली देखने को मिल रही है एक बार फिर से एफआईआईज की। रीजंस क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं सर? एफआईआईज एक बार फिर से इतनी तेजी से बिकवाली कर रहे हैं, इतनी तेजी से सेल करना इम्पैक्ट है क्या भारतीय बाजार के ऊपर इस सेलिंग का? अक्सर हमने देखा है कि एफआईआई थोड़े कंसर्न हो जाते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन जब बढ़ती हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो अनकंट्रोलेबल होती हैं। तो क्या कुछ ऐसे ही रीजंस हैं, कुछ स्पेसिफिक रीजन है इंडिया से रिलेटेड भी जिसको लेकर चिंता होनी चाहिए? जी। मैं चिंता तो वर्ड शब्द नहीं यूज करूंगा, मैं कहूंगा बाजार में एक वैल्यूएशन वाली बात होती है। तो जी। एक स्टेप बैक लेते हैं। अब हम्म। जितना मेरे को ध्यान आ रहा है, अप्रैल में जून के अंदर तीनों महीने टोटल मिला के 5 6 बिलियन डॉलर, एग्जैक्ट आंकड़े मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन हम्म। 5 6 बिलियन डॉलर, यानी कि करीबन 50 50 हजार करोड़ के आसपास एफआई ने परचेजिंग की है। सो अगर जुलाई के अंदर थोड़ी सेलिंग भी हो रही है, हम्म। तो तो एक डिटेल में देना चाहूंगा अपने दर्शकों को, वो ये कि करीबन करीबन 75% का जो एफआईए का फ्लो हिंदुस्तान में आता है,
हम्म। वो इंडियन मार्केट स्पेसिफिक नहीं है। व्हाट आई मीन टू से कि जब एफआई लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो दे में हैव ग्लोबल फंड्स, दे में हैव हम्म। एशियन फंड्स, दे में हैव ब्रिक फंड्स, और उस फंड्स की एलोकेशन हिंदुस्तान को मिलती है। हमारी हम्म। उसके अंदर पोजीशन क्या है? इमर्जिंग मार्केट फंड, जिसके अंदर की करीबन 18-20% हमारी हमारी वेटेज है। बाकी जो 20-30% है वो इंडिया स्पेसिफिक है, यानी कि 20-30% जो फ्लो हिंदुस्तान में आता है वो हम्म। हिंदुस्तान में स्टॉक स्पेसिफिक, ग्रोथ स्पेसिफिक वैल्यूएशन देखकर आता है, एंड अकॉर्डिंगली दे में इफ दे थिंक वो स्पेसिफिक फंड्स रिडेम्पशन निकाल सकते हैं या निवेश करते हैं डिपेंडिंग अपॉन ग्रोथ एंड वैल्यूएशन। बट जी। मगर 70-80%, 70-75% बाकी जो पैसा आता है वो इमर्जिंग मार्केट या बाकी, जैसे मैंने कहा, एलोकेशन में आता है। तो हम्म। अगर हिंदुस्तान से पैसा निकला है तो सिर्फ हिंदुस्तान से निकला है, तो यानी कि अगर ये एलोकेशन वर्ल्ड मार्केट से निकली है तो हिंदुस्तान की वो एलोकेशन है उसके अंदर। हम्म। तो हाँ, इस पे कहना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ क्या वैल्यूएशन को लेके, क्या बाकी जैसे आपने कहा जियोपॉलिटिकल रिस्क को लेके, मेरे हिसाब से सबका मिश्रण होगा। कंसर्न्स होते हैं इक्विटी मार्केट के। ऐसा नहीं है कि हमारे डोमेस्टिक बाजार के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो कंसर्न्स होते हैं वही एफआईबी जो मैनेज करते हैं उनके भी हो सकते हैं। तो हम्म। मेरे हिसाब से इसको ना ब्रेकअप करना मुश्किल है। लेकिन मैं कहूंगा ये दोनों चीजें, क्योंकि 3 महीने में बाजार भी बढ़ा है, थोड़ी वैल्यूएशन भी बढ़ी है। वैल्यूएशन मतलब मैं कहूंगा ना एक्सपेंसिव है ना सस्ती है, हम्म। फेयर या थोड़ी फेयर प्लस है। फ्लोज आए थे तो फेयर प्लस के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये थोड़े ये जो कारण हमने बात की उसके लिए पैसा निकला हो। बट अदरवाइज मैक्रो स्टेबिलिटी, जो बाकी चीजें हमने बात की, वो सब पॉजिटिव है। तो हम्म। कभी कभी हो जाता शॉर्ट टर्म में, बट हमको मीडियम टू लॉन्ग रन रुख ठीक ही लग रहा है। अगर अगर हमारी जीडीपी बढ़ी, हमारी हमारी अर्थव्यवस्था में अगर बढ़त होती है, हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग ठीक रहे, तो ये हम्म। फ्लो किसी महीने हो सकते हैं ऊपर नीचे, बट अदरवाइज एवरेज में आते रहेंगे। जी। सर, बहुत कुछ अभी बाजार में हमने डिस्कस कर लिया कि चल रहा है, एफआईआई सेल कर रहे हैं, इंडिया इंडिया और यूएस की डील भी होनी है। लेकिन अब अगर म्यूचुअल फंड पे असर आता दिखेगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने फंड्स को लेकर के कभी ना कभी फंसा हुआ भी फील करते हैं, थोड़ा सा स्टक सिचुएशन में आ जाते हैं, खासतौर से तब जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है। तो अगर हम अभी बात कर रहे हैं इस समय, तो क्या ये वो समय है जब अपने फंड्स जो है वो मैनेज करना एक बार फिर से जरूरी हो गया है, अपने पोर्टफोलियोज को एक बार रीजिक करने का समय है, या फिर नई एसआईपी शुरू करने का समय है? क्या ऐसा कुछ समय देख रहे हैं ये अभी? अ, तो मैं क्या कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स को हरदम हम्म। जागरूक रहना चाहिए, नो डाउट। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में क्या हम्म। होता है कि नॉइज कई बार होती है। तो बहुत ही बड़े निवेशक ने, ग्लोबल निवेशक ने कहा है कि आप छोटी छोटी आवाज के लिए, छोटी छोटी दस्तकों के लिए, जिसको हम नॉइज कहते हैं, जी। आप मैक्रो या बिगर पिक्चर ना भूल जाएं। हम्म। तो इन निवेशक को ये देखना है कि उसके खुद के पोर्टफोलियो में, उसके जिंदगी के खुद के आर्थिक लक्ष्यों के अंदर वो किस तरह से अपनी 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 निवेश कर रहा है। हम्म। तो वो वो चीज एसेट एलोकेशन के हिसाब से, टाइम हॉरिजन के हिसाब से, चाहे एसआईपी करे या लमसम करे, वो उस हिसाब से उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ये क्योंकि बाजार में वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, करेक्शन, बाजार जब बढ़ता है, राइज ऑफ मार्केट, ये बहुत नेचुरल एक चीज है जिसके अंदर की सेंटिमेंट्स और फंडामेंटल दोनों इम्पैक्ट करते हैं। हम्म। अगर हर चीज, हर मूवमेंट के अंदर जनरल रिटेल इन्वेस्टर अगर अगर ये मूव करने लगे, तो ये नॉइज से, ये ऐसी दस्तकों से उसकी उसकी मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो लक्ष्य है वो इम्पैक्ट ना कर जाए। क्योंकि बहुत नेचुरल बात है कि हम कहें कि बाजार बढ़ गया, लेकिन अगर यही कहना था तो 1 साल पहले बाजार 18-20 रहा होगा, 3 साल पहले 18,000 था। तो हर बार बाजार तो ओवर पीरियड टाइम, अगर कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ेंगे, इकोनॉमी हम्म। अच्छी करेगी, तो बाजार बढ़ेगा ही। शॉर्ट टर्म में ये वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन हो सकती है बात, तो उसमें हम्म। थोड़ी करेक्शन भी हो सकती है। तो उस निवेशक को मैं याद कराने के लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या 22,000 में उसने निवेश किया था? हमारे पास हरदम हाइंडसाइट बायस रहेगा। हम्म। या फिर जब पिछले सितंबर में एक तरह से इंटरिम, उस समय की एक बाजार जब 26,200 300 गया था निफ्टी पे, क्या हम्म। उसको पता था ये टॉप है?
हमने जो देखा, मेरे पास मेरे करीबन 25-30 साल का जो एक्सपीरियंस है बाजार में, हम्म। जनरली जो निवेशक एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जब उसको 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 एक दो साइकिल देख लेता है, तो उसमें स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आती है अपने पैसे को मैनेज करने की और वेल्थ क्रिएशन पे नजर रखने की। हम्म। जो नए निवेशक कई बार आते हैं, जो ट्रेडिंग मेंटेलिटी लेकर आते हैं, वो ये सब सोचते हैं कि अभी निकल जाऊं, अभी लगा लूं म्यूचुअल फंड में। फंड मैनेजर ये काम कर रहा है आपके लिए। डू यू यू टेक पोजिशंस यार। अगर आपको ये करना है तो अपने लक्ष्यों के हिसाब से करिए। कि अगर आपके अगर आपको लगता है कि आपकी इक्विटी एलोकेशन पिछले बाजार के उछाल से आज बढ़ गई है और आपको हम्म। उतनी नहीं चाहिए, और आपको लगता है कि 5% कम करनी है, तो अपने जी। लक्ष्य के हिसाब से कम करिए, एसेट एलोकेशन के हिसाब से कम करिए। अगर आपकी लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई है, और हमें जैसे कि हमें लगता है कि इकोनॉमी अच्छी करेगी तो बाजार भी अच्छा करेगा, तो आप हम्म। बाजार में इन्वेस्टेड रहिए। अल्टीमेटली देखिए, पिछले जब से सेंसेक्स ने जन्म लिया है, 100 100 का सेंसेक्स आज 80,000 के ऊपर है, यानी हम्म। कि 800 गुना बढ़ चुका है। लेकिन इसकी परसेंटेज कंपाउंडिंग रिटर्न कितनी है? 15% के आसपास, गिव एंड टेक समथिंग। सो अल्टीमेटली एवरेजली किसी साल में ज्यादा भी हुआ है, किसी साल में कम भी हुआ है। सो सबको अपने अपने इंडिविजुअल प्रोफाइल, रिस्क, टाइम और ऑब्जेक्टिव गोल्स के ऊपर अपने नजर रखनी चाहिए, ना कि बाजार में शॉर्ट टर्म क्या हो रहा है। रेदर मैं कहूंगा कि एसेट एलोकेशन एंड कहीं पे सिर्फ अकेले बैठ के मत सोचिए, यहाँ पे टिप्स से हम्म। मत जाइए। सलाहकार हैं बाजार में, उनके उन, 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 उनसे उनसे, थोड़ी सी गाइडेंस भी लीजिए, ताकि आप सटीक डिसीजन ले पाए। एंड इट इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट द मार्केट्स, इट इज ऑल्सो अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। हमको अपने हम्म। निवेश के ऊपर जो हमारा बिहेवियर है, उस पर संयम रखना पड़ेगा। कि अगर कि हम तेजी में, बाजार की कहावत है, तेजी में तेजी, मंदी में मंदी। तो ये कहावत किसके ऊपर है? इन्वेस्टर्स के ऊपर है, कि जब थोड़ा मन अच्छा है तो वो तेजी में आ जाता है। तो ये सारे मूड है मार्केट के, और ये मूड इसलिए भी है कि इन्वेस्टर्स वैसे बिहेव करते हैं, राइट? जी। सो लक्ष्य पे ध्यान देना है, अपने संयम समय से, एसेट एलोकेशन पे, अपने संयम पे ध्यान देना है, ना कि सिर्फ ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पे। जी। सर, एक डिस्कशन के दौरान एक टर्म आया, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो नया नया निवेश शुरू करते हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। हालांकि हमने हाल के समय में देखा है सर, म्यूचुअल फंड्स की तरफ लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और खास तौर से ये जो यंगर जनरेशन है वो अब सेविंग्स को लेकर के काफी जागरूक हो गई है, काफी अवेयर हो गई है। तो ये जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए सर सवाल ये है कि आप तो बहुत टाइम से मार्केट में होंगे, अब समझ में आ गया कि कैसे क्या इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जिनको इन्वेस्ट करते करते समझ में आ जाता है कि हमें कब कितना पैसा कहाँ लगाना है अपने पोर्टफोलियो में। पर जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, उनके लिए कहाँ से शुरुआत करना सही होता है? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए शुरुआत कहाँ से सही होती है? मेरी इसके ऊपर सोच थोड़ी डिफरेंट है। हम्म। अ, आप फर्स्ट टाइम हो सकते हो, लेकिन मार्केट फर्स्ट टाइम नहीं है, मार्केट तो बहुत पुराना है। जी। तो जो इन्वेस्टर, जो निवेशक आ रहा है बाजार में फर्स्ट टाइम, उस पे हम्म। अपने उसको खुद पे काम करना है, राइट? कि मैं एलिमेंट्री क्लासेस, मैं शुरुआती क्लासेस जो है उस पे दौर पे निकलूं। हम्म। और आपने एक टर्म यूज किया, इसलिए मैं भी उसको यूटिलाइज कर रहा हूं, कि जो यंग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनकी अवेयरनेस बढ़ गई। बिल्कुल सही कहा आपने। एंड यहाँ पे ऐसा ना हो कि आपकी अवेयरनेस बढ़ गई तो आप खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि आपको ज्यादा ही अपने पे विश्वास हो जाए कि अब मेरे को सब कुछ समझ आ गया है। हम्म। क्यों क्यों तो मेरा यह सोचना होगा कि अपने आप को समय दो। कोई रूल नहीं है कि बहुत लोग कहेंगे कि डेट से स्टार्ट करो, हाइब्रिड से स्टार्ट करो, राइट? ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इक्विटी से नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को अपडेट रखो। हम्म। सलाहकार जरूर रखो। सलाहकार का इतने सालों को जो एक्सपीरियंस है या उसकी नॉलेज है, उसको उसका प्रयोग करो। एंड अपनी हम्म। अपनी अपनी समझ और नॉलेज भी बढ़ाओ इसके अंदर। सो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस एस्पेक्ट से देयर इज नो परफेक्ट रूल विच वी कैन से दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट, राइट? बाकी चीजें, डोंट बी ओवर एक्साइटेड विद शॉर्ट टर्म थिंग्स। अप और डाउन मैं दोनों तरफ बात करता हूँ, राइट? एंड एंड एवरेज में, अगर ये जरूर कह सकता हूं कि अगर आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करोगे, सिस्टमेटिक डजंट ओनली मीन एसआईपी। एसआईपी करिए, एसटीपी करिए, आप
आप लमसम भी कर सकते हैं आस्ते आस्ते, जैसे हम कहते हैं कि आप उस हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो एंड ओवर पीरियड टाइम आप भी सीख जाओगे। शॉर्ट टर्म में साइकिल्स प्ले करो, हम्म। एंड ओवर अ पीरियड टाइम यू, लेकिन जिस चीज को हमको 10-15 साल लगे समझने में, इतना मैं जरूर कॉन्फिडेंट हूँ कि आज के जो जो जनरेशन आ रही है उनको इतने टाइम नहीं लगेगा। दे विल पिक अप मच फास्टर। उनकी नॉलेज, बेस्ड नॉलेज, कन्वर्सेशन, सोसाइटी में जो कन्वर्सेशन हो रही है वो सारी वो नॉलेज बहुत अपग्रेडेड है। आज सोशल मीडिया में इतनी इतनी इंफॉर्मेशन है, उसको फिल्टरिंग करनी बहुत जरूरी है। उनको इतना समय नहीं लगेगा जितना कि हमारी जनरेशन को लगा था। सो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, एंड और अपने हरदम अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। कोई भी प्राप्ति शॉर्ट टर्म में नहीं होती है। शॉर्ट टर्म में लक में कुछ मिल सकता है, हम्म। बट दैट शुड नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड एज दिस विल, कि वही हरदम चलेगा। जी सर, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया, फिल्टरिंग करनी बहुत जरूरी है। जो आपने नॉलेज की बात की है, नॉलेज और नॉइस के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है। हमने ये तो आपसे पूछ लिया कि कहाँ से शुरुआत करना सही रहेगा, बट मैं ये भी जानना चाहती हूँ इन्हीं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। जब नॉलेज की बात आती है तो यहाँ पर इतनी ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू, बाकी डिजिटली इतना ज्यादा नॉलेज पोर हो चुका है कि अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या शुरुआत करना सही से ज्यादा सवाल बेहतर यही होगा कि क्या चीजों से थोड़ा बच करके रहें बेहतर इन्वेस्टर बनने के लिए। आपने जो जो बातें बोली सबसे बचो सबसे पहले। क्योंकि वो क्योंकि समय बदल गया है। इम- हो सकता है कि हमारे समय में कई बार क्या होता कि इंफॉर्मेशन लेट आती थी, एक हम्म। दिन 2 दिन, बट तो ऑटोमेटिकली उसको भी हम फिल्टरिंग करते थे। हम्म। लेकिन आज एक्सप्लोजन कुछ ज्यादा ही है। मैं सबसे पहले पूछना चाह रहा हूँ, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या उसको पता है? हम्म। राइट, आज सेबी ने इतनी अच्छा कदम उठाया है कि आप रजिस्टर्ड एडवाइजर आपको होना पड़ेगा। जी। आपको समझ है कि नहीं, आपका बैकग्राउंड है कि नहीं, सबसे पहले। वरना हर इंसान इंफॉर्मेशन बांटने के लिए वहां था। और सोशल मीडिया में मेरे को तो लगता है कि रील ज्यादा थे और रियल कम था उसके अंदर। सो यू हैव टू बी अवेयर, कोई परफेक्ट आपको नॉलेज दे सकेगा। हम्म। एंड एंड टिप्स से जरूर बचना। अब आप कोई प्रश्न कर सकता है टिप क्या है, राइट? सो यू टू लर्न थिंग्स ओवर पीरियड टाइम। ये सब चीजें किसी, और मैं ये कहता हूँ आपको जिंदगी भर विद्यार्थी बनना पड़ेगा, जिंदगी का भी और ये आर्थिक बाजार का भी। क्योंकि बाजार भी जब नई जनरेशन आती है, नए निवेशक आते हैं, उनके मंसूबे कुछ और हो सकते हैं, उनकी सोच हो सकती है, तो बाजार एवरेज आउट अपने आप प्राइस टर्म्स में या वैल्यूएशन टर्म में उसको उसको भी कर देता है। अब मैंने ये वर्ड्स यूज किए ना, हो सकता है बहुत लोगों को समझ ही नहीं आया कि मैं कह क्या रहा हूँ, राइट? जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि कहते हैं कि कोई टिप दो। समझ लीजिए आपने कहा कोई स्टॉक का नाम ले लिया, 1,000 रुपए का है, बोले कि नहीं नहीं तो बहुत महंगा है। तो उसको महंगे का मतलब पता है कि 10 रुपए की चीज महंगी है कि 1,000 की है? क्योंकि एट सम लेवल इट इज अबाउट वैल्यूएशन, इट इज अबाउट ग्रोथ, राइट? सो ये सब चीजें उनको सीखनी पड़ेगी। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 4 घंटे और 6 घंटे और 4 दिनों में कोई कोर्स करा के सीख जाएगा। हम्म। बहुत लोग कोर्स अटेंड करते हैं, बेसिक नॉलेज होती है, फिर आपको बाजार से आपको जूझना पड़ेगा, बाजार से आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। वो तजुर्बे के बिना तो मतलब आपको ग्राइंड के थ्रू जाना पड़ेगा। और ये चीज है कि कोई बड़ी गलती नहीं करिए कि आप आउट ही हो जाओ बाजार से, राइट? ये 0-1 वाली गेम नहीं है कि या लॉटरी नहीं है कि मैंने लगा दिया तो, क्योंकि आप पूरे बाजार से आउट हो जाओगे। तो इसलिए इसलिए डिसिप्लिन, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज तो ऐसी चीज है कि ये अपग्रेड, ये आपको हरदम अडॉप्ट करते ही रहनी पड़ेगी। हम्म। हमारे शुरू शुरू दौर में ग्लोबल ग्लोबल की इतनी नॉइज नहीं होती थी। हम्म। अब हम सोते सोते रात को ये भी देखते हैं कि डाउ का भाव क्या है, और सुबह उठ के हम देखते हैं कि निक्की कैसे खुली है हम्म। अंदर है। सो सो ये ग्लोबल बाजार तो हरदम खुला रहता है। तो लेकिन इतनी 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 अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो कहावत है वो ये है कि बाजार आपको जो है शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन की तरह, लॉन्ग टर्म में एक वेइंग मशीन की तरह। हम्म। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में जो फंडामेंटली स्टॉक या मार्केट के हिसाब से जो रिटर्न्स है वही आपको मिलने वाली है। शॉर्ट टर्म में इमोशंस कैरी हो जाते हैं। सो लेकिन आज
इतने 20-30 सालों के तजुर्बे के बाद में आपको म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं। यानी कि मैं एवरेज ले ले रहा हूँ कि जब से इंडिया ओपन अप हुआ है 1991 के बाद में, मैं वो प्राइवेट म्यूचुअल आए हैं मैं वहां से ले रहा हूँ, वरना यूटीआई तो ना 1964 का है, राइट। तो देखा जाए तो 60 साल का भी एक्सपीरियंस है बाजार में, और हम्म। एवरेज 20-30 साल का इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करिए। हम्म। मैं, until unless you want to be स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट एंड पूरा समय वहां अपना अपना स्पेंड करना चाहते हैं तो अलग बात है। वरना कोई बिजनेस में है, कोई नौकरी करता है, कोई प्रोफेशनल है, राइट, कोई होम मेकर है, तो अगर ये एक्सपर्ट्स को ये डेलीगेट कर दो म्यूचुअल फंड्स में, दे विल टेक, वो आपका निवेश के ऊपर ध्यान देते हैं, कौन सा स्टॉक कब खरीदना, क्या सेक्टर, ग्लोबल मैक्रो सब देख के वो निवेश करते हैं। एंड हम, और मैं वापस जो पिछला प्रश्न था उसी से एक वापस एक वाक्य मैं बोरो करना चाह रहा हूं कि कि अपने आप अपने रिस्क प्रोफाइल, हम्म। अपने लक्ष्य, अपने वेल्थ क्रिएशन पे खुद पे ज्यादा ध्यान दो, ना कि कोई जरूरी है कि आपको स्टॉक्स पे ध्यान देना है। आप म्यूचुअल फंड्स पे अगर अगर आप डेलीगेट करते हो, इसलिए ग्लोबली म्यूचुअल फंड इतने बड़े हुए हैं, क्योंकि हम्म। और जब दे सो यूटिलाइज दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं स्टॉक की छानबीन कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा। क्योंकि ये आप सोच के चलो कि जब आपको न्यूज मिल रही है, वो न्यूज पुरानी हो चुकी है। आपको हरदम ये सोच के चलना पड़ेगा। मार्केट में उसकी डिस्काउंट हम जो कहते हैं या प्राइस में उसको भाव में आ चुकी है न्यूज, उसके हम्म। बाद करके क्या फायदा। जी सर, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स पर भी सवाल करूंगी आपसे, क्योंकि बहुत सारे निवेशक पिछले दिनों इन दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ही जूझते नजर आए हैं। बहुत ऐसे निवेशक थे जब बाजार बहुत तेजी से चल रहा था, म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स बहुत हाई मिल रहे थे, तो मिड कैप्स में बहुत तेजी से पैसा गया, स्मॉल कैप्स में बहुत तेजी से निवेश हुआ। लेकिन उसके बाद कई ऐसे निवेशक सामने आए जो थोड़ा अपना पैसा फंसा हुआ पा रहे थे, वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब रिटर्न्स कैसे एकदम से कम हो गए। फिलहाल आईटीआई म्यूचुअल फंड मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश के पीछे क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चल रहा है सर? कुछ स्पेसिफिक है? हम कैसे एलोकेशन करें? कुछ नॉलेज अगर आपकी तरफ से मिल सके तो। जी, तो मैं क्या करूँगा, मैं परफॉर्मेंस पे नहीं टच बेस करता हूँ, क्योंकि टू सम एक्सटेंड आई थिंक वो आप कवर कर सकते हो अलग से, राइट, और वो जी। पब्लिक डोमेन में है। हम्म। मैं अपनी फिलोसफी और हम अपने उस मिड कैप और स्मॉल कैप के जो जो स्पेस है उस पर बात कर लेता हूँ। हम्म। 20 साल पहले इक्विटी होता था, मिड मिड कैप नहीं होता था। फिर 20 साल के करीबन मिड कैप फंड्स आने लगे हिंदुस्तान में। फिर बाद में स्मॉल कैप आए। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, देखिए बैकग्राउंड ये है कि 20-22 साल पहले टोटल मार्केट ही $500 बिलियन की होती थी, $500 ट्रिलियन की होती थी। हमारी इकोनॉमी 300-400-500 बिलियन और 500-600 बिलियन की मार्केट। तो जैसे मार्केट, जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो अपने इस स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो लिस्टेड है वो बढ़ रहे हैं, इनकी जो बाजार की वैल्यूएशन इसको मार्केट कैप कहते हैं वो बढ़ रहे हैं। तो मिड एंड स्मॉल कैप क्या है, एक परिभाषा बन गई है कि ये लार्ज कैप कंपनियां हैं, और ये अगली कंपनियां, अगली 150 कंपनियां, जो पहली 100 कंपनियां लार्ज कैप है, अगली 150 कंपनियां मिड कैप है, उसके बाद सब स्मॉल कैप है। हम्म। तो वो खाली परिभाषा है, लेकिन जो इस अगर कोई मिड स्मॉल कैप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है। रेदर हमको ये लगता है कि कि जो अपॉर्चुनिटी है वो मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा है ग्रोथ की। तो लार्ज कैप ग्रोथ देता है, वो स्टेबल ज्यादा है, लेकिन वो भाव के अंदर, रिटर्न्स के अंदर काफी चीजें बिल्ड होती हैं उसके अंदर। तो वो कंपाउंडिंग, हम उसको कंपाउंडिंग स्टॉक, स्टेबल स्टॉक्स हम मान सकते हैं। तो मिड स्मॉल कैप सबसे पहले, अगर किसी ने कहीं, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग अटक गए हैं, किसी की करेक्शन हुई है उसके अंदर, तो बाजार में थोड़े वॉलेटाइल जरूर रहते हैं, लेकिन ग्रोथ भी ज्यादा देते हैं। हम्म। अगर कोई अटक गया है तो इसका मतलब कि उसने पर्सनल दौर पे अपने कोई स्टॉक खरीदा है जो कि कहीं करेक्शन ज्यादा हुआ है। सिमिलरली अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप फंड के थ्रू आए हो, तो फंड मैनेजर ऑन योर बिहाफ मैनेज कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि अपसाइड कोई कहे मेरे को 100% चाहिए, 50% चाहिए, जो जो एक्चुअली खाली कहावतें हैं, इतना होता नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक कहीं हो जाता है, वरना ऐसा रिटर्न्स ऐसे नहीं बनते हैं। सो वहां पे उस वो स्पेस में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन यहाँ ज्यादा है जितनी। और मेरा मेरा ये कहना है कि जितनी कंपनियां लिस्ट होती हैं, जितनी,
एक स्मॉल कैप बढ़ता है। अब एक और मैं आंकड़ा देना चाहता हूँ, 6-7 साल पहले, हम्म 2018-19 की बात कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी हिंदुस्तान की, यानी कि 251 नंबर जो कंपनी थी, नाम बदल जाता है उसका, लेकिन 251 नंबर जो कंपनी थी, वो करीबन 8,500 करोड़ के मार्केट कैप पे था। राइट। आज उस 2019, करीबन हम 19 के आसपास, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है 19 ले लेते हैं, आज 18-19 की बात है ये, आज 2025 के अंदर 251 नंबर कंपनी कितनी बड़ी है, करीबन 30,000। सो जो स्मॉल कैप 8,500 करोड़ से या उसके नीचे थे, वो अब 30,000 तक पहुंच गए। मिड कैप जो 8,500 करोड़ से 30,000 के बीच में थे, 150 कंपनियां, वो 30,000 से 1 लाख करोड़ पहुंच गई हैं। सो अगर कोई 6-7 साल पहले किसी को लार्ज कैप कहते थे, वो तो मिड कैप उसके बराबर आ गए हैं। जो मिड कैप्स की स्पेस थी, वो लार्ज स्मॉल कैप उसके बराबर आ रही है। तो हमको तैयारी रखनी पड़ेगी कि अगले 5-10 सालों में, अगर हिंदुस्तान में 52 हफ्तों में करीबन 200 कंपनियां भी लिस्ट हो, एक साल में करीबन, हो सकता है 150 हो सकता 200 हो, मैं 150 ले लेता हूँ, क्या 10 सालों में 1200-1500 कंपनियां नहीं लिस्ट हो सकती? अगर वो है तो नेचुरली ये कहाँ ऐड होंगी? एंड इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, कंपनी इज डूइंग वेल, एंड डाइवर्सिफिकेशन जो है वो मिड स्मॉल कैप में ज्यादा है, बल्कि स्मॉल कैप में ज्यादा है। सो ये स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्पेस थोड़ी रिलेटिवली हाई ग्रोइंग है कंपेयर टू लार्ज कैप। इट विल कम विद वॉलिटिलिटी, और थोड़ी महंगी भी रहेगी, यानी कि थोड़ी वैल्यूएशन भी उसकी एक्सपेंसिव रहेगी, जिसको कि हम टेक्निकली पीई रेशियो भी कहते हैं। सो सो यहाँ पे थोड़ी परख ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप स्टॉक्स को और उसकी सही भाव में उसको उसको खरीदें। सो हियर जो हम हमारे मिड स्मॉल कैप की जो फिलोसफी है, जो मैंने आपसे बताया, ये वहीं से आती है, कि यहाँ पे हमको लगता है कि बढ़त इस स्पेस में ज्यादा है, सिर्फ। और क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी कंपनियां भी हैं। कई बार क्या हम्म होता है कि फर्स्ट जनरेशन कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, तो वो भी आपको परखना है, क्योंकि जो लार्ज कैप है वो भी कभी फर्स्ट जनरेशन थी, कभी ना कभी। सो और जिस तरह से देश की प्रगति हो रही है, तो $4 ट्रिलियन से हम $10 ट्रिलियन अगले 10-12 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं अगले 20-22 सालों में, जिसके अंदर भी हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन हो जाए। तो अगले अगले ये विकसित भारत की जो जो जर्नी है, उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज लिस्ट होने वाले हैं। जितनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उतने ही स्टॉक्स मार्केट की भी ग्रोथ होती है। जैसे कि आज यूएसए की अर्थव्यवस्था करीबन 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 $30 ट्रिलियन के आसपास है, उसकी स्टॉक मार्केट करीबन 45-50 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो वो स्पेस हमारी भी बढ़ने वाली है। तो इस नजरिया ये रखना है कि हम परख के सही भाव पे स्टॉक लें। शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकता है, फॉर सम टाइम, फॉर रीजंस विच में नॉट बी अटैच टू स्टॉक इटसेल्फ, राइट, हम्म लेकिन अल्टीमेटली एवरेज आउट होगा। और हम अगर हमारी हमको ये लगता है कि ऑन अ प्रोबेबिलिटी बेसिस, स्मॉल मिड कैप शुड, सिंस थोड़ी रिस्क ज्यादा कैरी करते हैं, शुड बी एबल टू आउट परफॉर्म लार्ज कैप ऑल्सो, मगर इट विल कम विद सम, थोड़ी वॉलिटिलिटी तो लाएगा। सो उस स्पेस को हम क्वालिटी, वैल्यू, सही भाव, यानी कि वैल्यूएशन एंड ग्रोथ, उसके हम्म हिसाब से हम अपने स्टॉक्स लेते हैं। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, इस स्पेस में आपको सेक्टोरल हम्म एलोकेशन करने का मौका ज्यादा मिलता है, क्योंकि देयर मे बी मोर फार्मा कंपनीज हियर, देयर मे बी मोर केमिकल कंपनीज हियर, देयर बी मोर ग्रोइंग सेक्टर्स इन, जो आज हम कहते हैं कि डिफेंस इतना बड़ा सेक्टर हो गया, लेकिन 3-4-5 साल पहले डिफेंस इसी स्पेस में ऊपर आया था, राइट। जितनी इनोवेशन हो रही है, तो लार्ज कैप में भी हो रही है, लेकिन ग्रोथ शायद यहाँ से ज्यादा हो। कैपेक्स, ग्रोथ ऑफ कैपेक्स, यानी कि कैपेसिटी इंक्रीज करने की यहाँ पे ज्यादा स्कोप है लगाने की। तो देर आर, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस आ रहे हैं इस स्पेस से। तो पॉजिटिव माइंड रखना है, एंड इसमें समय ज्यादा चाहिए, निवेश का समय ज्यादा हाथ में रखिए। बट एट द सेम टाइम, मिड स्मॉल कैप को अगर मैं को छोड़ के इक्विटी पे भी बोलूं, तो मैं कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान की जो ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं कि 10-12 सालों में 10 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन, अगर 2047 के आसपास, तो निवेशक को वो बिगर पिक्चर माइंड में रखनी है, कि मेरे को ये पूरी ग्रोथ का भागीदार बनना है, ना कि इस महीने क्या हुआ, अगले महीने क्या हुआ, इस क्वार्टर क्या हुआ, अगले क्वार्टर क्या हुआ।
उसके अंदर, एंड अपनी एलोकेशन रखो, जितनी आपको रिस्क कैपेसिटी है उसके ऊपर नहीं आप अपने अपनी पोजीशंस लो, राइट। सो 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 और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की भी आप एलोकेशन कर सकते हो हम्म। अकॉर्डिंगली, ताकि अगर पूरी की पूरी कुछ स्टेबिलिटी रहे, कुछ ग्रोथ फैक्टर भी रहे। जी। सर, हम बात कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप की। आपने कहा यहाँ पर हमें सेक्टोरल अलोकेशन करने के मौके भी ज्यादा मिलते हैं। तो इसी से रिलेटेड सवाल मैं ये भी पूछूंगी कि सर देखिए, सेक्टर्स के ऊपर भी और थीम्स के ऊपर भी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी थीम्स बेहतर होंगी, कौन सी नहीं होंगी। और अभी का अगर सिनारियो देखिए तो अर्निंग सीजन भी शुरू हो चुका है, Q1 के नतीजे आने लगे हैं FY26 के लिए। अर्निंग सीजन को देखते हुए अभी क्या लग रहा है कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है, कौन सी थीम्स जो हैं उसके ऊपर आप बुलिश, अगर हम आपसे पूछें तो रहेंगे? आईडीआई म्यूचुअल फंड ओवरऑल कौन से सेक्टर्स और थीम्स में बेहतर अपॉर्चुनिटीज देख रहा है इस समय? देखिए, हम लोग आईटीआई म्यूचुअल फंड क्या कि हमारे कुछ 13 स्कीम्स है हमारे पास जो इक्विटी ओरिएंटेड है। मैं आर्बिट्राज और अपने फिक्स इनकम को छोड़ के कह रहा हूँ, राइट। उसमें से 3 सेक्टोरल भी है, जैसे कि हमारे पास बैंकिंग सेक्टर का स्कीम है, फार्मा हेल्थ केयर का है, कंजम्पशन की है, एंड देन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज मिड, उस तरह से सारी स्कीम्स है। तो जो एलोकेशन हम करते हैं वो हम्म। अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं उस हिसाब से करते हैं। तो पॉसिबल है कि एक स्कीम की एलोकेशन दूसरे में कोई जरूरी नहीं है सेम टू सेम हो। जैसे कि स्मॉल कैप में हमको 65% मिनिमम स्मॉल कैप में एलोकेशन करनी ही पड़ेगी, हम्म। लेकिन अगर हम मल्टी कैप में इन्वेस्ट करोगे तो 25 स्मॉल कैप, 25 मिड कैप, 25 लार्ज कैप और बाकी 25 डिस्क्रिशनरी फंड मेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। हम्म। लेकिन लेकिन मैं जनरल थीम्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। हम्म। हमको फाइनेंशियल थीम अच्छी लग रही है। सिर्फ ये है कि इस साल पहले पहले 6 महीने में, हम्म। 2025 साल के पहले 6 महीने में फाइनेंशियल या बैंकिंग ने थोड़ा बेहतर किया है, एवरेज से बेटर किया है। हम्म। एंड तो इसलिए हो सकता है कि इमीडिएट नियर फ्यूचर में वो वो एक एवरेज रिटर्न दे। और एक चीज और याद रखनी है कि फाइनेंशियल सेक्टर में आज सिर्फ बैंक्स नहीं है, एनबीएफसी से, हाउसिंग फाइनेंस है, स्टॉक मार्केट प्लेस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, सीडीएसएल या बीएससी टाइप कैपिटल मार्केट लिस्टेड कंपनियां हैं, ब्रोकिंग कंपनियां हैं। तो सबके थोड़ी सी हम थोड़ा हमारी परख थोड़ी डिफरेंट रहती है। लेकिन क्योंकि आरबीआई ने रिसेंटली रेट कट किया है, तो थोड़ी सी ये सेटल कर रही है, रेट कट की इम्पैक्ट थोड़ा सा रहता है बैंक्स के अंदर। बट हम्म। अदरवाइज हमको एनबीएफसी अच्छे लग रहे हैं स्पेस में। फिर भी हमें हमें कुछ कैपिटल मार्केट प्लेस, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, वो ठीक लग रही हैं इस वक्त। हमें आने वाले समय में हमको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अच्छी, वो स्पेस अच्छी लग रही है। अ, हो सकता है कुछ लोग कहें कि महंगी है, मैं मानता हूं महंगी है, लेकिन डिफेंस प्लेस, स्पेशली इंजीनियरिंग कंपनीज अराउंड डिफेंस प्लेस, वो ठीक लग रहे हैं। बाकी हम्म। क्या कि पोर्टफोलियो ना डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो हम्म। आईटी भी है हमारे पास, फार्मा भी है हमारे पास, रिसेंटली फार्मा ने भी अच्छा किया। सिर्फ हम्म। आईटी में हम वैल्यूएशंस बहुत पॉजिटिव है, ऑन वैल्यूएशंस हम पॉजिटिव है। लेकिन जब तक ये टैरिफ की चीजें सेटल नहीं होती, पश्चिमी देशों के ऑर्डर्स बुक या और बढ़ते नहीं है, तब हम्म। तक होल्ड में है ये। क्योंकि आईटी कंपनीज की मेजर ऑर्डर्स फॉर अपने अपने इंटरनेशनल बेस्ड है, तो स्पेशली यूएसए बेस्ड, तो उसके लिए होल्ड में। वरना जब ये थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी तो आईटी पे भी मे बी आज हम नियर अबाउट न्यूट्रल हैं, लेकिन शायद हम वैल्यूएशंस को लेके बहुत पॉजिटिव हैं। तो कुछ चीजें क्या होता है, बहुत डायनेमिक मार्केट है, कम्प्लेक्सिटीज रहती हैं। सो जो मैंने कहा, लेट्स से कि इसकी ये वेरिएंस हो सकता है ओवर पीरियड टाइम। क्योंकि आज अगर हम कहें कि बैंकिंग, मैंने कहा कि मैं हम न्यूट्रल और थोड़ा पॉजिटिव है, हो सकता है कि इसमें कंसोलिडेशन हो जाए और हम पॉजिटिव हो जाए बाद में। क्योंकि ये हर क्वार्टर, हर महीने हमको 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 फॉलो करना पड़ रहा है। मगर हम्म। मगर कहीं पे हमको पावर प्लेस अच्छे लग रहे हैं वहां पे, राइट। हमको पावर प्लेस के अंदर जो सप्लाई चेन है, वहां पे हमको कुछ काफी सारी कंपनियां, बड़े बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज हमको वहां लग रहे हैं, ग्रोथ के हिसाब से स्पेशली। हम्म। सो सो एक इस और
और एक और चीज मैं ओवर आर्चिंग कहना चाहूंगा, बाजार बहुत सस्ता नहीं है और ना बहुत महंगा है, फेयर या थोड़ा फेयर प्लस है, राइट। ये कंसोलिडेशन जो हो रहे हैं, जैसे आपने जुलाई के महीने की, कहीं पे लोग कहें कि मेरा पोर्टफोलियो गिरा, हम कहेंगे अगर ओवर वैल्यूड था तभी गिरा, या अगर कोई बिकवाली कर रहा है तो जो बेच रहा है उसको महंगा माल हम क्यों खरीदें, उसको सस्ता छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर जब फंडामेंटल ठीक होंगे अपने आप बढ़ जाएगा। सो सो दैट इज व्हाट वी थिंक, राइट। लेकिन ये बहुत ये मतलब क्वार्टरली क्वार्टरली हम फॉलो करते रहेंगे। सो जब आपसे अगली, हो सकता है अगली बार जब आपसे हम बात करें तो हमारे ये व्यू भी चेंज हो जाए कि सेक्टर्स के ऊपर। बट जनरली आज अगर 10-11% के बीच में हिंदुस्तान ग्रो करे, यानी कि हमारी हम्म। आर्थिक व्यवस्था जीडीपी 10-11% प्रतिशत तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि निफ्टी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अप्रोक्सीमेटली 13-14% उम्मीद आप लगा सकते हो। ये वैल्यूएशन हम्म। के ऊपर डिपेंड करेगा बाकी ग्रोथ की, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर फेयरली वैल्यूड है तो कंपनियां 13-14-15% के आसपास रिटर्न दे सकती हैं उसके अंदर। एंड देन फिर वो फिर डिपेंड करता है कि हमारी हम एनालिसिस के हिसाब से अंडर ग्रोथ ओवर अपनी अपनी ग्रोथ कहाँ, कुछ ग्रोथ कंपनियां ले सकते हैं, कुछ सेक्टर्स है पकड़ सकते हैं, वरना मैक्रो पे हम फेयरली एंड फेयर प्लस वैल्यूड है राइट नाउ। तो वो स्कोप कम है। स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे थोड़ी मैंने जैसे उदाहरण दिए वहां पे सेक्टर्स पे वो स्कोप ज्यादा है। जी। सर, आपने आईटी सेक्टर मेंशन किया है। आईटी सेक्टर से रिलेटेड मैं सवाल भी करने वाली थी कि आखिर अभी निवेशकों को क्या सलाह होगी, उनको आईटी फंड्स के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज लेके चलना चाहिए। अभी आईटी फंड्स में निवेश का समय आपको लग रहा है स्टार्ट कर सकते हैं इसमें निवेश करना, क्योंकि इस समय आईटी सेक्टर भी काफी फोकस में है इंडिया यूएस डील को लेकर के। देखिए इसमें टाइमिंग, कोई भी निवेश में टाइमिंग बहुत मुश्किल है, राइट। हम्म। क्योंकि लेकिन ये हो गया कि आईटी में कुछ रिजल्ट्स जो पहले जो एक दो रिजल्ट हमने देखे, एक रिजल्ट्स ऐसे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे, एक आधा रिजल्ट अच्छा भी आया है, जो हम्म। अभी तक 2-3 रिजल्ट्स आए हैं, राइट। सो इट इज अबाउट एक्सपेक्टेशन एंड डिलीवरी, क्योंकि हम्म। बाजार के जो स्टॉक का भाव है वो उस हिसाब से उस अनुसार बनता है, ना कि सिर्फ हम कहें कि उसकी ग्रोथ क्या है। क्योंकि अगर हम्म। ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो उसका भाव के अंदर आ चुका है। लेकिन बाजार रुका हुआ है आईटी स्पेस में ओनली बिकॉज दे वांट टू मोर क्लैरिटी। उनको विजिबिलिटी चाहिए कि ऑर्डर्स की ग्रोथ की, जो इस समय हम्म। पश्चिमी देशों से उनके ऑर्डर्स बुक के ऊपर क्लैरिटी नहीं आ रही है। सो जैसे मैंने कहा वैल्यूएशन अच्छे हैं, हम्म। अब जब क्लैरिटी आ जाएगी तो बाजार शॉर्ट टर्म में मूव कर जाएगा। अब ये एक क्वार्टर है, 2 क्वार्टर है, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से टैरिफ जब सेटल हो जाएगा तब उसके बाद ये सारी बातें की जाएंगी। तो जी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई आईटी में, आज आईटी निफ्टी के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एलोके सेक्टर है। हम्म। सो अगर कोई एलोकेशन करना चाहे तो मैं कहूंगा कि आप जनरल बाजार में आप डाइवर्सिफाइड फंड यूज करिए, हम्म। चाहे आप स्मॉल कैप फंड यूज करिए, चाहे आप लार्ज कैप करिए यूज, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है ये भिन्न सेक्टरों में इन्वेस्टेड है। लेकिन हम्म। अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एक हम्म। एलोकेशन ही करिए। एलोकेशन आपके निजी रूप से अलग अलग हो सकती है अपने प्रोफाइल के हिसाब से, बट ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमने निवेश किया बाजार बढ़ गया। इट हैज टू बी टाइम के हिसाब से, जब ग्रोथ आएगी उसमें भी उछाल आ जाएगा। एंड म्यूचुअल फंड्स में, खास करके म्यूचुअल फंड्स में ये शॉर्ट टर्म एडवाइस देनी ठीक नहीं है, राइट। हम्म। एलोकेशन कर सकते हैं वो, क्योंकि वैल्यूएशन फेवर है, लेकिन ग्रोथ जब आएगी तभी मूवमेंट उसकी पूरी होगी। जी। सर, फंड्स के साथ साथ हमारे पोर्टफोलियोज में दूसरी एसेट क्लासेस में भी निवेश रहता है। और इस समय अगर दूसरी एसेट क्लास का नाम मैं लूं तो गोल्ड और सिल्वर काफी ज्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे रहे हैं। प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं और जितने भी निवेशक हैं उनका थोड़ा फोकस इस समय गोल्ड सिल्वर जैसे कमोडिटीज पे बहुत ज्यादा हो गया है। पोर्टफोलियो में क्या अब ऐसा समय है कि हम इन एसेट क्लासेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपना अलोकेशन? क्या आउटलुक लग रहा है इन दोनों ही एसेट क्लासेस का? सर, गोल्ड सिल्वर कैसे लग रहे हैं अभी इस टाइम? क्या ओवर वैल्यूड हो चुके हैं? मैं पहली बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, हमारे फंड हाउस में गोल्ड सिल्वर इस टाइम फंड नहीं है। तो जी। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे फंड हाउस से नहीं, ज्यादा मैं जो मार्केट एक्सपीरियंस निजी तौर से मैं आपको जवाब देता हूँ। जी। अ, अ, जो प्रश्न आपका इक्विटी पे था ना, हम्म। वही गोल्ड और सिल्वर पे ठीक बैठता है। बाजार अब बढ़ गया तो लोग बोलेंगे
कि महंगा हो गया है। और ये, लेकिन हर चीज में एक एवरेज आउट होता है। हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान में क्या है कि गोल्ड या सिल्वर, हमारे जितना मेरे को आंकड़े याद आ रहे हैं, 95% के आसपास है, 97% गोल्ड की जितनी हिंदुस्तान में खपत होती है जी। वो हमको आयात करना पड़ता है, यानी कि इंपोर्ट होता है। इंडिया में हम्म। माइंस नहीं है तो इंपोर्ट करते हैं। हम्म। तो इंडिया के गोल्ड प्राइसेस के अंदर दो चीजें होती हैं। एक, इंटरनेशनल गोल्ड का भाव, यानी कि अगर बढ़ता है तो हिंदुस्तान में ही बढ़ेगा। हम्म। दूसरा, डॉलर मूवमेंट, यानी कि अगर रुपी 80 से 85 गया और 5-6% गिर गया तो आपकी गोल्ड का भाव उतना बढ़ जाएगा। हम्म। तो जो हिंदुस्तान में आज जो गोल्ड करीबन 1 लाख के आसपास चल रहा है 10 ग्राम, उसके अंदर दोनों भाव कई सालों के उसके अंदर इनबिल्ट है। नॉर्मली मैं पास्ट एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ, जिस तरह से इक्विटी मार्केट में हम कहते हैं कि अगर 10-11% जीडीपी बढ़ती है तो 13-14% आप उम्मीद लगा सकते हो कि ग्रोथ हो हम्म। होगी एवरेज में। मैं साइकिल्स को, मैं थोड़ी सी वैल्यूएशंस को परे रखते हुए सरलता से जवाब दे रहा हूँ। तो हम्म। गोल्ड में भी करीबन करीबन जो मूवमेंट है वो एवरेज में 8-9% रही है। लेकिन कई बार इसकी मूवमेंट बहुत वॉलेटाइल रही है, यानी कि कई साल नो मूवमेंट और फिर शॉर्ट टर्म में पूरी मेकअप की है। पिछले, ये कोविड एंड उसके बाद खास करके गोल्ड की मूवमेंट वो सारी पुराने साल के एवरेज हुई है। यानी कि जितना मेरे को ध्यान आता है, करीबन 2013-14 के बाद अगले 5-6 साल 7 साल गोल्ड की मूवमेंट ज्यादा नहीं हुई थी। हम्म। अगर, क्योंकि इंटरनेशनल भाव मार्केट में गोल्ड उल्टा करेक्शन हुआ था। हम्म। इंडिया में उतनी करेक्शन नहीं देखनी पड़ी क्योंकि आपके रुपये की वैल्यूएशन डिप्रिशिएट की, इसलिए उस हम्म। भाव में आ गया। लेकिन फिर भी निवेशकों को याद, आपके निवेशक को आपके दर्शकों को याद रखना चाहिए कि एक बार गोल्ड करीबन 50,000 आके 45,000 भी गया था। ये भी कोविड के जरा से उस समय की बात है। सो करेक्शन इसमें भी होते हैं, क्योंकि गोल्ड ले लिया से सिल्वर ले लिया इसमें नहीं कि उसमें करेक्शन नहीं होते हैं। बट बट और गोल्ड और सिल्वर ऐसे चीज, ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है आपने जिसके अंदर की आपके इक्विटी में डिविडेंड मिलते हैं, फिक्स्ड इनकम, या बैंक बैंक में डिपॉजिट कहीं रखोगे तो ब्याज मिलता है। इसमें वो आपको रिटर्न्स सिर्फ भाव में मिलते हैं, ना कि किसी और रूप में। सो जी। एज एन एलोकेशन अगर की जाए तो थोड़ी जरूर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम गोल्ड की या सिल्वर की जो पोजीशन है हमारे हमारी जिंदगी में, हमारे वो वो हमारे कल्चर में, हमारे फेस्टिवल्स में, हमारे सामाजिक पोजीशंस के हिसाब से भी है। तो मैं कहूंगा कि वो एलोकेशन इंडियन मार्केट्स में ना हमारे हमारी फैमिलीज को ये चीज, चाहे सबकॉन्शियस माइंड से ही, लेकिन उनको चेतना है कि इसमें निवेश आस्ते आस्ते करते रहना चाहिए उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। हम्म। राइट। मैंने अपने घर पे देखा है कि जब कि जब से कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो अगले 25 साल के 30 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है कि 2-3 साल के बाद में कोई गहना बना लिया कि शादी में देना है, कि किसी परिवार में, कि समाज में हमको उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो ये एवरेज आउट इक्विटी मार्केट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हम कह देते हैं। हम्म। तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पे तो हो चुकी है, कहना मुश्किल है क्योंकि आज की फ्यूचर क्या होल्ड करता है, क्योंकि आज जो पॉलिटिकली ग्लोबली हमारी चीजें सेटल नहीं हुई हैं। ये गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें जब जो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ती हैं तब उछाल अपसाइड ज्यादा मिलता है, जो मिला भी है एंड कुछ पुराना एवरेज भी हुआ है। सो हम्म। इमीडिएट फ्यूचर के लिए जब तक ये चीजें सेटल नहीं होती, मैं न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहूंगा। लेकिन निवेशकों को कहूँ, आपकी आपकी सबको जो भी निवेश करना चाहते हैं उसको कहूंगा कि एलोकेशन करिए। ओवर बुलिश अगर ज्यादा होना है तो फिर आपको अपनी थोड़ी समझ, नॉलेज उस चीज की ज्यादा बढ़ानी चाहिए। अल्टीमेटली आपका पैसा है, आपको सलाहकार की भी उसकी समझ, उसकी उसको अपडेट लीजिए, क्योंकि इट इट इज नॉट बिग क्योंकि कुछ ही बढ़ गया इसलिए निवेश करना है जी। कंदर। राइट। तो रेदर आपका, मेरे को आईटी के ऊपर प्रश्न ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि आईटी चला नहीं है, तो अगर आप समय के हिसाब से आओगे और सेक्टर अच्छा करेगा बाद में, हम्म। तो मे बी यू कैन मेक मोर मनी आउट देयर जब हम्म। मूवमेंट आएगी। सो नाइदर आई एम नेगेटिव ऑन गोल्ड, नाउ आई एम से ओवर बुलिश। तो जो एवरेज रिटर्न्स बननी है सिचुएशन उस हिसाब से बन जाएगी। बट आप ओवर एलोकेशन मत करिए ताकि हम्म। किसी भी तरह का आपका
इम्पैक्ट हुआ आपके पोर्टफोलियो में? जी। सर, एसआईएफ से रिलेटेड एक सवाल जरूर आपसे लेना चाहूंगी। जी। आपको लाइसेंस भी मिल गया है अब तो एसआईएफ से रिलेटेड। सर, एसआईएफ बेसिकली बहुत इस समय में बहुत ज्यादा हार्ड आउट टर्म है, बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है इस टाइम एसआईएफ को लेकर के। तो बेसिकली हम अगर अपने इन्वेस्टर्स को समझाना चाहें ये किन इन निवेशकों के लिए बेहतर होता है, कौन से ऐसे लोग हैं जो एसआईएफ के थ्रू अपना निवेश कर सकते हैं, वो अगर आप थोड़ा डिटेल में समझा सके। जी, आपने बहुत ही सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल पूछा। एसआईएफ के वाले तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो हम्म। उसके फुल फॉर्म है। तो जी। आपने सही कहा। हमारे हमें आरटीआई म्यूचुअल फंड को उसकी परमिशन कुछ कुछ हफ्तों पहले मिल गई है सेबी से तो हम्म। लॉन्च। तो जिसको भी परमिशन मिलेगी एसआईएफ लॉन्च करने के लिए, उसको अपने एक ब्रांडिंग देनी पड़ेगी एसआईएफ को। जैसे हम्म। कि हमने अपनी ब्रांडिंग दी है डिविनिटी, DIVINITY। हम्म। तो वो वर्ड का मिश्रण समझा देता हूँ, डिवाइन प्लस नीति। नीति गवर्नेंस के ऊपर, और डिवाइन इज मोर अबाउट विजन एंड ब्लेसिंग्स एंड ग्रोथ। सो हमने वहां से नामकरण किया, डिवाइन प्लस नीति इक्वल टू डिविनिटी एसआईएफ। हर हम्म। म्यूचुअल फंड को जिसको की परमिशन मिलेगी टू लॉन्च एसआईएफ, उसको अपनी एसआईएफ की ब्रांडिंग अलग रखनी पड़ेगी। ये 5 साल तक हम कह सकते हैं कि डिविनिटी सिर्फ ऑफर्ड बाय आरटीआई म्यूचुअल फंड, छठे साल से ऑफर्ड बाय म्यूचुअल आरटीआई म्यूचुअल फंड नहीं हो सकता, यानी कि एक ब्रांडिंग अलग होगी। हम्म। दूसरी एक सिग्निफाइंग पॉइंट है कि 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके अंदर। हम्म। अब इसका उसके कुछ फीचर्स समझ लेते हैं ताकि हम कारण भी समझ लें। हम्म। अ, इंडिया में आज अगर एसेट मैनेजमेंट स्पेस देखोगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्पेस देखोगे, तो 3 तरह से हम डिवाइड हो जाते हैं मोरलेस। एक म्यूचुअल फंड, दूसरे पीएमएस। तो म्यूचुअल फंड में तो रिटेल इन्वेस्टर 500 250, छोटी सिप भी आ गई है 250 रुपए की, निवेश कर सकते हो। पीएमएस के लिए 50 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है इन्वेस्ट। हम्म। एंड एआईएफ है जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्पेस फंड्स कहते हैं, उसमें 1 करोड़ रुपया होते हैं। सो ये जो स्पेस सेबी ने दिया, और मैं सेबी को से धन्यवाद करना चाहता हूँ, सेबी का अभिनंदन भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी एक स्पेस जिसको एसआईएफ नाम दिया जो बनाई है। दिस इज ए हाइब्रिड स्पेस है, ये मिक्स है, हम्म। लेट्स से ऑल्टरनेट एसेट्स का, एआईएफ का एंड म्यूचुअल हम्म। फंड का। सो इसके अंदर फंड मैनेजर्स डेरिवेटिव्स का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है कि आप इसके ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते। सिंपल टर्म्स में, कि अगर आपको बाजार म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि अगर आपको बाजार महंगा भी लगे तो आप स्टॉक जो होल्ड करते हो आप वो बेच सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप होल्ड कर नहीं करते हो उसको बेच दो। अब आप मेरे से पूछ सकते हो, जादूगर थोड़ो हो कि जो आप होल्ड नहीं कर सकते कैसे बेच दोगे। बाजार में पॉसिबल है, क्योंकि डेरिवेटिव यानी कि फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर, खास करके फ्यूचर में आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। इसको हम्म। नेकेड शॉर्ट भी कहते हैं, कि मेरे पास होल्डिंग नहीं है लेकिन हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ये अलाउड नहीं है। हम्म। तो एसआईएफ के अंदर 25% तक की छूट मिली है कि आप उसको यूटिलाइज कर सको। आप बोलो कि कहाँ यूटिलाइज हो सकती हैं। इट तो डेरिवेटिव पोजिशंस मेजरली कैन बी यूटिलाइज टू क्रिएट अल्फा, यानी कि समझ लीजिए कोई स्टॉक एग्जांपल ले रहा हूं, हमको महंगा लग रहा है तो हम उसको शॉर्ट कर दें यानी बेच दें। तो नेचुरली रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, फंडामेंटल रिव्यू की स्टॉक क्यों महंगा लग रहा है, वो सब कुछ प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। हम्म। इट कैन बी यूटिलाइज टू मैनेज बीटा यानी कि वॉलेटिलिटी ऑल्सो, कि आप हेज कर सकते हो अपने 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 डेरिवेटिव यूज करके। ये स्पेस पहले ओपन नहीं थी, ये हम्म। सेबी ने रिसेंटली सर्कुलर के अंदर इसको ओपन किया, एसआईएफ उसका नाम दिया है। तो ये शुरुआती दौर है। तो अभी कुछ लोगों को परमिशन मिली है, अभी फंड्स लॉन्च नहीं हुए हैं। मेरे हिसाब से आने वाले समय में बहुत, मतलब अगले 2-3 महीने में, मैं उम्मीद जताता हूँ कि 2-3 महीने में फंड्स आने लग जाएंगे। हम्म। हम आईटीआई म्यूचुअल फंड पिछले 7 साल से ज्यादा हमारे स्पॉन्सरर्स, यानी कि हमारे ग्रुप में हम एआईएफ फंड्स, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड मैनेज कर रहे हैं। हम हम्म। इसको लॉन्ग शॉर्ट स्पेस भी कहते हैं, राइट। तो हम वही अपनी एक्सपीरियंस यहाँ यूटिलाइज करना चाहते हैं। रेदर हमको तो लगता है कि ये स्पेस हमारे लिए ही बनी है एक तरह से। म्यूचुअल फंड हम मैनेज कर रहे हैं, एआईएफ हम मैनेज कर रहे हैं, और एसआईएफ की परमिशन हम लिए, तो हम उस तजुर्बे को, उस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को, उस प्रोसेस को यूटिलाइज करना चाहते हैं इस फंड में, स्पेस, इस स्पेस में फंड लॉन्च करके करके। जी। तो हम, हमारा काम जारी है।
अभी हमने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया, लेकिन मैं उम्मीद जता रहा हूँ कि बहुत जल्दी हम फाइल कर देंगे। और जैसे क्लियरेंस मिलेगी उसके हिसाब से थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, फंड हाउसेस को, रजिस्ट्रार्स को, एंड इंडस्ट्री को भी, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन, यानी कि म्यूचुअल फंड बेचने के लिए आपको, अगर सलाहकार बन रहे हो, अगर आपको म्यूचुअल फंड बेचने हैं, तो आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। तो इसके हम्म। अंदर भी एग्जाम देना, जो नया एग्जाम है, सर्टिफिकेशन 13 कहते हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं। बट अदरवाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस होने वाली है, अच्छी ग्रोथ होने वाली है। और मैं खुश हूं कि यू नो जो 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 एमएनआईज हैं हमारे, सिर्फ अल्ट्रा एचएनआई नहीं, उनको भी हम्म। स्पेस मिलेगी कि 10 लाख इन्वेस्ट करके इसको यूटिलाइज की जाए। ये एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट भी बन सकता है। सो ओवर पीरियड टाइम हो सकता है कि कभी इसी पे हम बात करें, स्पेस खुल रही है। बट 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 इन निवेशकों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। हम्म। सिर्फ इतना है कि एसआईपी, एसटीपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल, सब कुछ ऑप्शन ओपन है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हर समय 10 लाख इसमें रखना पड़ेगा इसके अंदर। इट इज मोर टू से ऑल्सो कि एकदम रिटेल इन्वेस्टर ना आए, क्योंकि हम्म। थोड़ा तो रिस्क है इसके अंदर, क्योंकि डेरिवेटिव्स है। बट जी। इतने सालों से ग्लोबली ये वाली स्पेस बहुत बड़ी हो गई है, ये वाली। तो हिंदुस्तान में भी जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अपने सेविंग्स पूल बढ़ेगा, तो उसको चैनलाइज करने के लिए, सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए हम्म। भिन्न भिन्न तरीके के आपके नए नए कुछ और भी अपने चैनल्स बनेंगे। उसमें से एक एसआईएफ है। एंड आई एम श्योर ये चीज है जिसपे पूरी नजर रखनी है, सबको इग्नोर नहीं करनी है इसके अंदर। और स्पेशली एक कहावत है पश्चिमी देशों में कि मतलब यू डोंट गेट रिच ट्वाइस। आप बोलोगे कोई, हाँ हम हो सकते हैं, तो मुबारकबाद मैं देता हूँ, प्लीज कोशिश करिए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेसिकली इसका मतलब है कि एक बार आपने पैसा क्रिएट किया, कॉर्पस क्रिएट किया, आप वेल्दी हो गए हो, तो ध्यान देना है कि उसको गंवाना नहीं है। हम्म। तो कुछ स्पेसेस ऐसी हैं, स्पेशली एसआईएफ के अंदर एक स्पेस है जिसके अंदर के लॉन्ग शॉट के अंदर ये बनते हैं कि वो डाउनसाइड रिस्क मैनेज करने की कोशिश करेंगे एंड मार्केट पार्टिसिपेशन करेंगे। तो अपसाइड, ये नहीं मैं कहूंगा कि और ये मैक्सिमाइजेशन थ्योरी नहीं है कि मैक्सिमाइज पैसा बनाना है। बहुत लोग, हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी सोचे, हमारी ये सोच नहीं है, क्योंकि हम 7-8 सालों से मैनेज कर रहे हैं पैसे, राइट। हम्म। ऑन दैट प्रोबेबिलिटी वी आर नॉट सेइंग दिस इज मैक्सिमाइजेशन थ्योरी की इन्वेस्टमेंट, बट दिस इज अबाउट डाउनसाइड मैनेजमेंट एंड अबाउट एंड अबाउट ट्राइंग टू नॉट लूज मनी। तो आप कभी और डिटेल में बात करेंगे। बट बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस होने वाली है, इसको इग्नोर नहीं करना है। जी सर, चलते चलते आपके साथ इतना लंबा हमने डिस्कशन किया है, हर तरीके के थीम्स और सेक्टर्स पे बात करने की कोशिश की है, मार्केट सिचुएशन पे बात करने की कोशिश की है। आखिरी सवाल यही लेना चाहूंगी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को सर आपकी तरफ से कुछ खास अगर सलाह हो, मार्केट की सिचुएशन देखते हुए लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने के लिए जो सलाह हम मान के चलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स हम यही देखते हैं कि कंपाउंडिंग का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलता है, पर ये जो बीच बीच में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा जाता है, उनको देखते हुए क्या सलाह देंगे सर रिटेल इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल सर। मैं संक्षेप में, समरी में यही कहूंगा कि अ, ये मत सोचिए कि आपको पता है और किसको नहीं पता। बाजार एकदम मतलब पब्लिक डोमेन में है। सो इसलिए ओवर ओवर एक्साइटमेंट या एकदम मतलब नेगेटिव थिंकिंग, दोनों की स्पेस नहीं है यहाँ पे। वो स्पेस बनती है करेक्शन या उछाल के अंदर। बाजार में जो लॉन्ग टर्म या मैक्रो पिक्चर है वो ये है कि हिंदुस्तान सब ठीक रहा तो हिंदुस्तान ऐसा देश भविष्य काल में बनने जा रहा है जो कि $5 ट्रिलियन के ऊपर हम्म। जीडीपी ग्रो करेगी। और उम्मीद जताई जाती है कि अगर विकसित भारत हो गया तो $30 ट्रिलियन। तो हम्म। अगर कोई कहे कि हिंदुस्तान की निफ्टी 25,000 हो गई है, $4 ट्रिलियन हो गई, ये मेरे से मिस हो गया है, तो जब जागा तब सवेरा। तो आज भी निवेश करिए। और हिंदुस्तान की अगर 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 अर्थव्यवस्था अच्छी ठीक रही, ग्रोथ करी, तो और जो आपने कंपाउंडिंग वर्ड यूज किया, आपकी वेल्थ आज से कंपाउंड होगी, राइट। सो आप वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान रखिए। दुनिया में
ये बार बार स्पेस नहीं मिलती है। यूएसए में ग्रोथ हुई जो $5 ट्रिलियन के ऊपर गई, जर्मनी 5 साढ़े 5 के आसपास है, जापान 5 साढ़े 5 होकर 4.5 के आसपास से आज, चाइना 18-20 गया, अब ये तीसरा देश है जो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो और सो इसलिए इसका पूरा फायदा उठाना है। आप 5-5 साल के ब्लॉक्स में सोचिए और रिव्यू करते रहिए, ना हम्म। कि ना कि 5-5 दिन या एक एक हफ्ते की हिसाब से सोचना है। ये ये जो छलावा है ना कि करेक्शन हो गया, नॉइस का जो इल्यूशन जो होता है, ये बार बार अलग अलग भिन्न भिन्न नाम बदल के बहरूपिया बन के आपके इर्द गिर्द घूमेगा। ये आपके ऊपर है कि आपको उसको फिल्टर कैसे करके आप उसको कैसे उसको समझते हो, राइट। हम्म। बेटर बी इग्नोरेंट देन ट्राइंग टू नो एवरीथिंग, लेकिन उस लक्ष्य को ऊपर आप ध्यान रखिए। सो देर इज नो नीड टू ओनली गो फॉर द बेस्ट, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द बेस्ट इज फॉर द फ्यूचर। एसेट एलोकेशन करिए, डाइवर्सिफाई रखिए, राइट। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड्स, कहीं भी लगाइए पैसा, लेकिन जी। और और जो लॉन्ग टर्म में जो बेस्ट वेल्थ क्रिएशन होती है ना, वो एकदम सिंपल होती है। हम्म। सो सो उसको फॉलो करिए। ये अपॉर्चुनिटी दुनिया में, अगर आज आप हिंदुस्तान में हो और निवेश करना चाहते हो, तो मे बी यू आर द राइट टाइम, राइट प्लेस। कोई कहेंगे अरे मैं 20 साल पहले कर देता, नहीं किया, बात खत्म हो गई। तो उसमें हम्म। उसमें रोना धोना क्या कि 20 साल पहले कर देता तो मैं ये होता, वो तो खाली खामी पुलाव रह गए। तो आज से बेट करिए। मैं कभी कभी करेक्शन हो तो आप उसकी फायदा भी उठा सकते हैं कि आप लमसम लगा दो उस समय, लेकिन आप उस अगर अगर आज आप श्योर नहीं हो तब भी आप श्योर नहीं होंगे। तो हम्म। ये तो सेंटिमेंट्स है, ये आपको चैलेंज करेंगे। यू हैव टू ओवरकम देम। और आपने इतने इतने अच्छे इतने सवाल पूछे, तो जो आपके दर्शक जो निवेशक बनना चाहते हैं, जो निवेशक है, इस बात को सुने और उसको अपनाएं, तो अपने आप वो ये सारी बाकी चीजों से परे हो जाएंगे और अपने वेल्थ क्रिएशन पे आ जाएंगे। अल्टीमेटली 13-14% अगर अगर मार्केट ने वेल्थ क्रिएट कर दी, राइट, नेचुरली आई एम टेकिंग द मार्केट रिस्क, क्योंकि डिस्क्लेमर हर बार अपनी कन्वर्सेशन में नहीं ला सकते हैं, राइट। हम्म। लेकिन अगर वो बना दे, अगर 13-14% रिटर्न बना दे, दैट इज व्हाट विल क्रिएट वेल्थ। यू डोंट हम्म। हैव टू से मैं जो बेस्ट होगा वही करूंगा। आप एवरेज तो पहले अपनाइए, अपने आप आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी उसके अंदर। सो मेरे हिसाब से तो ये स्वर्ण युग है एक तरह से वेल्थ क्रिएशन का। मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने भूतकाल में 10 साल पहले नहीं निवेश किया और भविष्य काल में 10 साल के बाद बोलो कि नहीं फिर मैं 2025 में कर देता तो कितना अच्छा होता। तो हम्म। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। मतलब अपने हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था पे, उसकी ग्रोथ पे आप विश्वास रखिए, और आप उस हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन करके अपने टाइम हॉरिजन के हिसाब से आप एक एक अनुशासन के हिसाब से निवेश करिए। आपकी वेल्थ क्रिएशन हो, मतलब मैं उम्मीद जताता हूँ कि अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आज बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत डिटेल में आपके साथ बात हुई है, बहुत सारी चीजें आपसे जानने को मिली हैं, किस तरीके से वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में किया जा सकता है, बेहतर तरीका क्या है, दर्शकों को हमारे जानने को मिलेगा इस इंटरव्यू के थ्रू। थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट वाज प्लेजर। थैंक यू।